बहुत बहुत धन्यवाद। हम आमंत्रित करते हैं हमारी राष्ट्रीय समिति प्रमुख सुशीला जी फरमानिया को। धन्यवाद राजकुमारी जी। डॉक्टर साहब, आपने तो कुल 40 मिनटों में मुझे लगता है कि जितनी हमारी जूम सभागार में बहनें हैं सबके दिलों को छू दिया। आप जैसे जैसे बोल रहे थे, आपने जो कविता कही, मेरा तो रोम रोम ही एकदम भावुकता से भर रहा था, रोम रोम कांप रहा था। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप जैसे महानुभाव हम हर महीने बुलाएं और हमारी जितनी भी बहनें आज नहीं जुड़ पाई वो फिर जुड़ें, बाकी लोगों को अपनी बातें कहें। ऐसे व्यक्तियों से हम निरंतर बार बार लगातार मिलते रहेंगे तो अपने अपने परिवार के साथ इसकी चर्चा करेंगे कि आज हमारे यहाँ पे जूम सभागार में ये पधारने वाले हैं। हमारी जितनी बहनें जुड़ी हैं उनके घर में उनके सास ससुर हैं वृद्ध, उनके और फैमिली मेंबर हैं, रिश्तेदार हैं, माता पिता हैं, सभी को इससे जोड़ें ताकि हम मन का परिवर्तन कर पाएं। मन का परिवर्तन बहुत अति आवश्यक है इन सब कार्यों के लिए। जैसा कि आपने बताया, परिवार की सहमति जरूरी है। आपको बताना चाहूंगी, मैं जिस जगह से हूँ संबलपुर से, हमारे यहाँ पे हमारी संस्था के द्वारा ही बरगढ़ के द्वारा 4 लोगों का, मतलब काफी लोगों का देहदान संकल्प पत्र हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में भरवाया है गत वर्ष, और बाकी 2 देहदान भी हुए हैं गत वर्ष। प्रभु कृपा से उनका समय पूरा हो गया था और 2 लोगों के देहदान भी हुए। तो ये प्रयास निरंतर जारी है। यहाँ पर एक संस्था है वो संबल बोल के, वो लगातार उत्सर्ग है, लगातार करवा रही है। देहदान करवा दिए हैं, फॉर्म तो अनगिनत लोगों ने भरे हैं, गत 7-8 सालों से वो कार्यरत है। तो प्रचार तो हो रहा है, लेकिन हमारे सम्मेलन में क्रांति लानी है। भाई साहब, आपने कहा कि जैसे उससे बातें करके आपको लगा कि एक आग लगी हुई है, वाकई आपने कि मेरे अंदर हर टाइम ये झंझावात चलता है कि किस तरह हम इस चीज को सभी के सामने लाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों का देहदान कराने में हम सफल हो सके। हमारे साथ यहाँ पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा जी जुड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं वो आज अपने विचार हम सबके साथ शेयर करें। नीरा जी, आवाज बहुत डिस्टर्ब है, बहुत लोग म्यूट नहीं है, बहुत आवाज नहीं आ रही है, बहुत लोग म्यूट नहीं है। मैं एक अनुरोध जरूर करूंगा बीच में, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा खासकर सुशीला जी से कि आप लोगों ने जो जूम का, डॉक्टर साहब मैंने सबको म्यूट कर दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। मैं एक आप सबसे क्षमा चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि आपने जिस ढंग से जूम का जो समाचार निकाला ना, उसमें इतने सारे विशेषण लगाए आपने नाम के साथ, जो अच्छा खुद को नहीं लगा, आपको लगा होगा परंतु मुझे अच्छा नहीं लगा। एक जितनी जरूरत है वहां तक तो ठीक है, उससे ज्यादा जो है कहीं ना कहीं अति हो जाती है तो वो मन को कचोटता है। इसलिए उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि भविष्य में इतना महिमा मंडन के साथ शब्द का प्रयोग ना हो। दूसरी आगे बात, से जरूर ध्यान रखेंगे भाई साहब। हमें लगा कि हमारे भैया इतने, देखिए पद्मश्री अवार्ड मिलना किसी को आसान तो नहीं है, यूं ही तो नहीं मिल जाता, और हमारे भाई को मिली है तो हमें बहुत खुशी उस चीज की, और हम और लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर क्वालिटी है। मैं आपके विचारों से मतलब अलग नहीं हूँ, परंतु एक सीमा तक तो ठीक लगता है, उससे ज्यादा जो है। दूसरी बात कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और इस दिशा में वर्षों से लगा हुआ हूँ, ये बात सही है। तीसरी चीज की आपने उस दिन भी बात हुई थी, फिर एक बार बता दूं कि आपने मेडिकल कॉलेज में फॉर्म भरा कर जमा करा दिया। मेडिकल कॉलेज में जो भी टीम रहती है या जो भी डॉक्टर्स या जो भी सिस्टम है, वहां पर वो इनरोल तो हो जाता है। जब तक कोई एक्टिव डॉक्टर है या फिर कोई इस दिशा में काम करने वाले टीम है वहां पर, तब तो ठीक है, परंतु जब वो उनका ट्रांसफर हो गया, कुछ हो गया, तो उनसे कौन कांटेक्ट करेगा, कौन उनको बताएगा,
ये स्थिति खड़ी हो जाती है। इसलिए चाहेंगे कि मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप हो ताकि उनको टाइम टू टाइम आप रिमाइंड भी कर सकें और संकल्प जो है उनको समय समय पर याद दिलाते रह सकें। जी धन्यवाद। जी भाई साहब, हमारा प्रयास जरूर रहेगा आपकी बताई हुई बातों का। नेत्रदान में तो हम यही अपनाते हैं, देहदान में भी यही अपनाने का प्रयास करेंगे। जब भी मेडिकल कॉलेज में एचओडी चेंज होते हैं, हम उनसे मिलते हैं और उनसे निरंतर बातें हमारी नेत्रदान के लिए चलती रहती हैं। और देहदान के लिए भी यही प्रक्रिया हम अपनाएंगे। जो एनाटॉमी विभाग में चेंज होंगे, हम लगातार उनसे संपर्क में रहेंगे। ऐसा हम आगे आगे हमारी सभी बहनों को अनुरोध करेंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरज जी बतवाल, उनसे हम अब उनके आशीर्वचन चाहेंगे। दीदी अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ, डॉक्टर साहब को मेरा कोटि कोटि नमन। डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे सामने ये उपाधि न लगाई जाए, कम की जाए। मैं भैया बिमल भैया जी को बोलना चाहूंगी कि हमारे समाज में इतनी भ्रांति है कि नेत्रदान नहीं करना चाहता लोग, और आप देहदान विषय पे काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को तो बहुत बड़ी बात लगेगी कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो इतने बड़े काम करने वाले भाई को के लिए हम लोगों ने जो भी संबोधन लगाया वो बहुत कम है हम लोगों के लिए। हम लोग उससे ज्यादा भी लगाए तो हम लोगों के अपने उद्गार होंगे कि हम लोग उससे भी ज्यादा लगा सकते हैं। आपको भले ही अच्छा न लगा हो, क्योंकि जो सब कुछ दान करता है, समय, शरीर, सब कुछ देने के लिए जो तत्पर रहता है, उसे इतने मान सम्मान की आवश्यकता नहीं होती है। वो उस मान सम्मान का भूखा नहीं होता है, उसे तो अब सब वक्त का इंतजार होता है कि वो कब क्या किसको क्या देता है। और आपने सही कहा, देने पे जो सुख मिलता है वो कहीं दे सकता है। तो मैं बता दूं भैया जी कि 2014 में मैंने एक किताब निकाली थी, अंगदान रक्तदान अंगदान विशेषांक, और अपने झारखंड प्रदेश से ही मैंने इस पत्रिका को निकाला था, और मैं उसका पीडीएफ भी आपको भेज दूंगी, क्योंकि उस समय मैंने इसके लिए जागरूकता का प्रयास किया था। उसमें स्किन डोनेशन भी था और देहदान भी था। उसमें भी मेरी संपादकी में ज्योति बसु का नाम लिखा हुआ है और ये 2 लोगों का और नाम है। साथ में मैंने 1975 में जब मैं 12 की स्टूडेंट थी, तभी मैंने प्रण ले लिया था कि मुझे देहदान करना है। मुझे अपने देश की वो बोलते हैं ना, नॉर्मल लकड़ी बर्बाद नहीं करनी है। जब हम लोग शमशान घाट में जब अग्नि में डाली जाती है चिता पे, तो कम से कम नॉर्मल लकड़ी देश की बर्बाद होती है और बहुत से पेड़ उसमें काटने पड़ते हैं। तो मैंने पहले ही प्रण किया हुआ था कि मैं देहदान करवाऊंगी। उसी स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये बात मुझे 75 में भी पता थी। तो बहुत अच्छा लगा कि उसके बाद देहदान विशेषांक निकाला, और वो विशेषांक लोगों ने हाथों हाथ लिया। लोगों ने, मतलब जितनी भी बहनों के पास मेरी वो किताब गई, वहां जो दूसरे लोग थे वो लोग उठाकर उस किताब को ले गए, और अब पीडीएफ में है। मैं वो उसे आपको पीडीएफ को भेजना चाहूंगी। और ये सम्मेलन की तरफ से आपके प्रति एक बहुत बड़ा उपहार होगा कि हम लोग उस समय से ही इसके लिए सोच रख रहे थे अपना, और अब क्योंकि आप जैसे लोग हमारे साथ हो गए हैं, तो इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी पत्रिका में, नवसंकल्प जो पत्रिका राष्ट्रीय पत्रिका निकलती है, इसमें आपकी जो भी आ जाए, आप उसकी सब रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको हूबहू हम लोग उसमें डाल देंगे, ताकि वो पत्रिका जिस जिस के घरों में जाए, जिन जिन के हाथों में जाए, वो पत्रिका आपका ये विचार वो प्रचार प्रसार कर सके। तो बहुत बहुत आपका आभार कि आपने इतनी अच्छे विषय को इतने सुंदर तरीके से रखा कि अंदर से अनुभूति होने लगी कि हाँ, सच में हम लोग जब शमशान में पहुंच जाते हैं या घर में जब देह त्याग देते हैं, तो उसके बाद लोग जो है हम लोग से कितने विमुख जाते हैं, लगता है किसी तरह इसको घर से निकाला जाए। तो सही में आपने बहुत सुंदर शमशान बैराग का चित्रण किया, और भैया मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। और नेक्स्ट वाला जो है अभी आपका आएगा, उसको भी हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे। और हमारी जितनी भी बहनें आज जुड़ी हैं, अभी सबके घर में आपको मालूम है कि गर्मी की छुट्टियों में बहन बेटियां आई हुई रहती हैं, तो बहनें मुक्त नहीं हो पाती, इसके कारण हमारे वेबिनार में बहनों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन हम लोग जितनी भी बहनें हैं
वो 1-1-11 के बराबर है, इसलिए चिंता ही न करें। हम लोग इस सत्र में इस काम को बहुत ज्यादा प्रचारित प्रसारित करेंगे। एक जानकारी दे दें कि हाँ भैया। अपने अपने समाज के द्वारा ही सबसे ज्यादा नेत्रदान और अंगदान होता है बिल्कुल पूरे सही कहा, देश भर में। बिल्कुल सही कहा। हमारे ये रांची में जागरूक, सबसे हाँ, ज्यादा मारवाड़ी समाज करता है रांची में। तो दूसरे समाज के लोग इतना आगे नहीं आते हैं इसमें। सही का दान देने में हमारा मारवाड़ी समाज सबसे ज्यादा अग्रणी है। उसका एक कारण दीदी मैं ये मानती हूँ कि हमारे जो परिवार हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े और हमें मृत्यु की खबर जल्दी मिल जाती है। बाकी परिवारों में इसके लिए जागरूकता भी कम है। और अपना जैसे सम्मेलन का है, अपना है, अपन व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं तो तुरंत इस चीज का प्रचार हो जाता है कि उसके यहाँ पे ये मृत्यु हुई है और हम टाइम से उसको अप्रोच कर पाते हैं। नहीं, ये एक बहुत बड़ा कारण भी है। और दूसरा क्या है कि बाकी लोग इसके लिए नहीं सोचते हैं। अदर्स जो समाज हैं वो इसको इतना महत्व नहीं देते हैं। अपने लोग इसको बहुत महत्व देते हैं कि हमें दान करना है, चाहे वो अर्थ दान हो, भूमि दान हो, समय दान हो, बात चाहे मरणोपरांत नेत्र दान किया है, जो भी हो। हमारी जो प्रवृत्ति रही है वो हमेशा देने की रही है। हमारे समाज के लोग जरूरतमंद भी होंगे तो मांगने में हिचकिचाते हैं। उनके घर जाके उनको पूछना पड़ता है, भैया तेरे को कुछ चीज की जरूरत है, लेकिन मांगने में उनको बहुत संकोच आता है। देने की प्रवृत्ति, चाहे किसी के पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो चाहेगा कि 2 रोटी है तो 1 रोटी चलो मैं मेरे दूसरे जिसको जरूरतमंद है उसको दे दूं। तो इस चीज का बहुत अपने लोगों में हम ये कह सकते हैं कि प्रवृत्ति है, हमें गर्व है इस बात का। सही बात है। वो परसों ही जो है आपके डॉक्टर राजकुमारी जी ने दिल्ली के पास में एम्स में किसी कोई भर्ती थे, उनके परिवार ने देहदान के तैयारी जो है अपनी शुरू कर दी थी। उनका फोन आया था मेरे पास कि एम्स में कैसे दान हो सकता है। तुरंत फिर दिल्ली से बातचीत होकर उसको लाइन अप करने की कोशिश की गई। बाकी राजकुमारी जी को पता होगा कि वहाँ का क्या डेवलपमेंट है। पर ये जागरूकता, उसके लिए समय निकालना, उसके लिए चिंता करना, ये एक बड़ी बात थी। ये कल की ही बात है डॉक्टर भाई साहब, जी, मैं जी। आपको बता दूं, कल रात की बात है। हमारी ही संस्था के सदस्य हैं उड़ीसा से दीप्ति जी, बड़बिल से। उनके माता और पिताजी दोनों वहाँ मेरठ गाजियाबाद के बीच में मोदी नगर रहते हैं और दोनों की हाँ। स्थिति ऐसी है कि अब और गए और तब गए। मुझे बहुत जी, जी। खुशी हुई, गर्व हुआ कि उन्होंने कहा दिल्ली में हम नहीं जानते, ऐसा कुछ हो जाए तो कहाँ पे हम उनका क्या करवाएं। तो इसीलिए हमने प्लानिंग चालू कर दी है। जैसे हम अपने किसी कार्य की प्लानिंग करते हैं उसी तरह जी। हम हमारा ये प्लानिंग है कि इन केस रात बिरात उनको कुछ भी हो तो हम किस व्यक्ति से कांटेक्ट करें। तो हमारी बहनें इतनी सजग हैं, मतलब इस बात की मुझे इतनी खुशी हुई कि लोगों को जागरूक करना पड़ता है कि तुम्हारे यहाँ ये हो गया तुम इसका ये करा दो, और वो पहले से प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो गया तो हम क्या करें। तो इसके चलते, उनकी प्लानिंग के चलते हमें दिल्ली के कम से कम 3 नंबर ऐसे मिले, दधीची देहदान का, एम्स का और आपके सफदरजंग का लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का, कि जहाँ पे हम आई और बॉडी डोनेट करा सकते हैं, और मेरिट हॉस्पिटल का। तो बहुत से अपवाद भी हैं ऐसे, जैसे कि हमारी दीप्ति जी है। अभी तो हम यही कहेंगे कि उनकी जागरूकता को हम नमन करते हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक खाली आप सबों से रिक्वेस्ट रहेगा कि दिल्ली में सितंबर में संभवतः 3, 4, 5 सितंबर को जो भी ऑर्गन डोनेशन, देहदान पर पूरे देश भर में अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं, उनका एक बड़ा सम्मेलन, ताकि एक कंसेंसस बने और पूरे देश के अंदर इस दिशा में गति मिले, इसका एक प्रयास है। आप में से भी 1-2 प्रतिनिधि के रूप में वहां आए तो अच्छा होगा। जरूर आप खबर भिजवा दीजिएगा। कोई जी। भी राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षाएं हैं, या हम में से कोई भी, जरूर प्रयास करेंगे कि वहां पहुंचे। हाँ, जी। ठीक है, धन्यवाद। हमारे बीच हमारी राष्ट्रीय सचिव रूपा जी भी हैं। रूपा जी। सबसे पहले भाई विमल कुमार जी को प्रणाम।
आपने इतने सुंदर सरल शब्दों में सारी बातों को बताई कि अब तो मन में कुछ संदेह रह ही नहीं गया। बस सिर्फ जागरूकता की जरूरत है। जागरूकता से ही आज बहनें चारों तरफ रक्तदान और नेत्रदान करवा रही हैं, कर भी रहे हैं परिवार वाले। तो एक दिन जरूर आएगा कि देहदान के प्रति भी लोग सजग होंगे, जागरूक होंगे और इस पर प्रयास करेंगे। बस सही माने में यही बात हमें समझ में आ रही है कि परिवार को कन्विंस होना ज्यादा आवश्यक है। आज हमारे आसपास भी जितने बुजुर्ग महिलाएं या जो भी हैं, वे जब हमारी मीटिंग अटेंड करती हैं या ऐसी बातें सुनती हैं तो तुरंत तैयार हो जाती हैं, हमें भी करना है, बहुत उतावली हो जाती हैं। तो हम उन्हें फॉर्म भरकर कहाँ बताएं, क्या करें, जब तक परिवार वाले कन्विंस नहीं हो। तो आपने ये बात बहुत सही कही कि हम फॉर्म भरवाएं और परिवार के 2 लोगों से भी उनसे भी भरवाएं। और भले 4 लोग ना बोलें तो 2 लोग यदि करते हैं तब क्या किया जा सकता है। यदि 4 लोग 10 लोग ना बोलते हैं और 2 लोग जिन लोगों ने ओके किया है उनके फॉर्म में, तो क्या किया जा सकता है देहदान। इस पर एक बार आप प्रकाश डालिएगा। और बहुत ही सही बातें सब हुई हैं। सुशीला जी का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा है और राजकुमारी जी का साथ तो हमेशा ही रहता है। सभी बहनों को राधे राधे। बहुत ही सुंदर आज का कार्यक्रम है। धन्यवाद रूपा जी। हमारे साथ पुष्पा दीदी भी जुड़ी हुई हैं, पुष्पा खेतान जी। पुष्पा दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और अपना वीडियो ऑन कर लें। पुष्पा दीदी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हमारे साथ मीना गुप्ता जी भी जुड़ी हुई हैं। मीना जी, मीना गुप्ता जी, हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा पटना से। मीना दीदी, आप अपना वीडियो ओपन कर लीजिए, ऑडियो ओपन कर लीजिए, वीडियो आपका ओपन है। मीना दीदी, प्रणाम दीदी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है दीदी। सबसे पहले तो मैं विमल भैया को कोटि कोटि नमन करती हूँ और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सबको राधे राधे। विमल भैया ने बहुत अच्छी बात बताई, जो बहुत अच्छी जानकारियां दी। सभी के मन में ये जागरूकता पैदा हो जानी चाहिए कि हम लोग को मरने के बाद भी ना जले और न लकड़ियां बर्बाद करें और अपना देह दान कर दे। अंगदान हमारे ख्याल से मरने के उपरांत देह दान में अंगदान तो चला ही जाता है ना। ये विमल भैया एक बार और प्रकाश डाल दे कि मरने के बाद भी अंगदान के साथ साथ बच्चों के पढ़ाई में मेरा शरीर काम आ जाए। बहुत ही अच्छी बात है। उसमें ऐसा है कि नॉर्मल मृत्यु, सामान्य मृत्यु जो होती है घरों के अंदर, वैसी स्थिति में आपका नेत्र, स्किन, चमड़ा और हड्डियां दान हो सकती हैं और कुछ नहीं। बाकी बॉडी आपको मिल जाएगी। उसका तेरी बात ही नहीं समझ रही हूँ। कौन तो उसको आप हॉस्पिटल को आप दान दे सकते हैं। अभी तक बिहार के अंदर स्किन और हड्डी बैंक यानी कि बोन बैंक नहीं है, इसलिए सिर्फ नेत्र दान हो पाता है। बाकी पूरे शरीर का दान हॉस्पिटल को किया जा सकता है। और नॉर्मल डेथ में आप चाहें कि आपकी किडनी का, लीवर का उपयोग हो सके तो वो नहीं होता है। वो सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ में या फिर वेंटिलेटर पर जो बॉडी है उनके ही बॉडी का, उनके ही अंगों का काम आ सकता है। ये सर गवर्नमेंट की गाइडलाइन है क्या? आंखों में एक बात जरूर है, आंखों में वो बहुत लोग सोचते हैं कि हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है या हम शुगर के पेशेंट हैं, तो सब आंखें काम में आती हैं एक्सेप्ट कैंसर को छोड़कर।
जी धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी और सभी बहनें इससे बहुत लाभान्वित हुई होंगी और आगे के लिए भी बहुत अच्छा सोचेंगी, बहुत अच्छा हो। और हमारी सुशीला जी नेत्रदान, अंगदान, देहदान, रक्तदान प्रमुख हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। जब इनको जो भी प्रकल्प मिला है बहुत बढ़ चढ़ के काम किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पहले इस कार्य को वृक्ष के रूप में पेड़ लगाकर सींचा है हमारी संध्या जी ने, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं ये चाहूंगी संध्या जी, आज हमारे भाई साहब ने जो जो बातें बताई उसकी एक बार आप ब्रीफ भी दे दें। रेगुलर आप पॉइंट नोट करती जाती है, आपकी इतनी अच्छी हॉबी है। संध्या जी। धन्यवाद सुशीला जी। विमल भाई साहब, आपको कोटि कोटि नमन। स्वर्गीय कांता जी अग्रवाल जो बेतिया बिहार से थी, वो तो बराबर आपके विषय में बताया करती थी और वो आपकी संस्था की मेंबर भी रही हुई हैं। अभी निशा जी प्रकाश हैं, वो भी आपके यहाँ के मेंबर है, तो बराबर कनेक्टेड थे। और आपको भले ही हम मिले पहली बार यहाँ पर हैं, पर कांता जी के शब्दों से मैं बराबर आपसे मिलती रही थी। तो आपको आज रूबरू आपसे होने का मौका मिला, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे कि सच में जितना कांता जी बोलती थी उससे चौगुना मैंने आपको पाया। धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने देहदान के विषय में बोला, देहदान के साथ साथ अंगदान एवं नेत्रदान को भी कवर किया। तो ये बहुत अच्छी बात है जो आपने बताई कि नेत्रदान के लिए भी यही लागू होता है कि पूरा परिवार को सहमत होना होगा। हमारे खुद के घर में हुआ है इनडायरेक्ट रिलेटिव के वहाँ कि सब पूरी तैयारी हो गई, टेक्नीशियन आ गया, उसके बाद एक पोते ने, जो 20 बरस के पोते ने कहा कि नेत्रदान नहीं होने दूंगा, नहीं हुआ। तो असहमति किसी की भी होने से जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। ये हमारी सब बहनें इस विषय में एकदम क्लियर रहे। पिछले 4 वर्ष से भी यही बराबर हम लोग बताए जा रहे हैं। तो भाई जी एक जगह मुझे नहीं समझ में आया, जो आपने पहले बताया कि स्पेन में जो है वो जहाँ एक व्यक्ति 10 लाख के पीछे देता है, स्पेन में जो है 35 लोग देते हैं। अच्छा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में लागू हो गया है। ये क्या चीज लागू हुआ आपने बताया था भैया बीच में? पहले 1 मिनट मुझे ये क्लैरिटी दीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ी अटक गई थी। शुरू में जब आपने बताया था कि स्पेन में अपेक्षाकृत ज्यादा लोग दे रहे हैं देहदान, वहां पर ठीक है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में लागू हुआ है। क्या चीज लागू हुआ है? नेत्रदान, ऑर्गन डोनेशन वगैरह को लेकर जो कानून है, कानून जो है उस कानून को इन स्टेट्स ने अपने लेवल पर इम्प्लीमेंट किया है। क्योंकि हेल्थ सोटो एक्टिव है स्टेट्स में, उड़ीसा में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में जी, इन स्टेट्स के अंदर ये लागू हुआ है। कानून बना है, कुछ जगहों पर लागू भी हुआ है। उड़ीसा में और स्टेट की अपेक्षा ज्यादा इफेक्टिव हुआ है, ये भी जानकारी मुझको मिली है। बहुत बहुत सुंदर बात थी। और मैं ये आपको बताऊं भाई साहब, जो आपने कहा कि एक सर्टिफिकेट देना चाहिए, तो एक बॉडी नाम की एक संस्था उड़ीसा में कारगर है, जो कि बहुत वर्षों से काम कर रही है। और वो लोग सालाना एक जश्न मनाते हैं, जितने प्लेज करने वाले हैं उन सबको बुलाते हैं और उनको फेलिसिटेट किया जाता है। एक पत्रिका निकाली जाती है जिसमें उनके नाम सब छपाए जाते हैं। तो ऐसा भी एक कार्यक्रम उड़ीसा में हो रहा है, ये आपको आप जानकारी के लिए दें। ये समाज नामक एक उड़िया कागज निकलता है, अखबार, उसी संस्था के अंदर ये BODI, बॉडी ऑर्गन डोनेशन ऑफ इंडिया के नाम से संस्था काम करती है। और डॉक्टर आचार्य प्रभास आचार्य इनके संस्थापक है, बहुत एक्टिव हैं ये। और हम ऐसे बिहार के अंदर भी हम लोग एक संकल्प पत्र भरवाते हैं। जी, ये फिजिकली भी भरवाते हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध है ये हमारे वेबसाइट पर। जी। और वो भर करने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट हम देते हैं। और साल में एक एनुअल डे फंक्शन करते हैं जिसमें सबको बुलाते हैं और बुलाकर उनको फिर से रिवाइव करते हैं, क्योंकि आपने ऐसा कुछ संकल्प लिया था एक बड़े उद्देश्य के लिए। ये अपने सबको करने की जरूरत रहेगी जी। और ये इसको रिमाइंडर की
तरह होगा, ये रिमाइंडर की तरह होगा, परिवार को भी रिमाइंड हो जाएगा ये कि इतनी बार ये जाकर के ये हाँ। चीज हमारे वहां पर हुआ है, तो हमको याद से और उनके अंत्येष्टि लकड़ियों में ना करके और बॉडी को सम्मान हमको एकदम सही है। नहीं, और इसके अलावा क्या है कि ये जो हम लोग उनको रिवाइव कराते हैं ये वॉलंटरी है, इसका कानूनी कोई महत्व नहीं है, परंतु इस लिस्ट को हम लोग भारत सरकार का और स्टेट सरकार का स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके माध्यम से जैसे किसी को किडनी मिलनी है, किसी को लिवर की रिक्वायरमेंट है, तो वहां वो इनरोल होते हैं और सरकारी प्रक्रिया के तहत बिना किसी भेदभाव के सीरियली क्रम में भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है, उसके माध्यम से वो उनको मिल पाता है जहाँ यदि रिक्वायरमेंट हुई तो। SOTT और सोटो जो मैंने हाँ, अभी सोटो, रोटो और नोटो। नोटो तो मेमोरी हुआ राष्ट्रीय स्तर नेशनल का, लेवल पर हो गया, रोटो रीजनल लेवल पर हो गया और सोटो स्टेट लेवल पर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जो कहा कि विदेशों में लाइसेंस पर कंसेंट दे लिखा जाता है, तो डॉक्टर श्रॉफ ने, सुनील श्रॉफ ने जब एक कार्यक्रम लिया था तो उन्होंने कहा कि मोहन फाउंडेशन ने प्रयास किया और सरकार ने हामी भरी है, और अभी जो लाइसेंस इश्यू होते हैं उसमें एक प्रोविजन होता है कि अगर लाइसेंस होल्डर चाहता है तो वो अपने लाइसेंस में लिखा देता है। तो ये अपने इंडिया में भी ये प्रोटोकॉल शुरू हो गया है, ये ऐसा डॉक्टर श्रॉफ ने बताया था अपने कार्यक्रम में। और भैया जो आपने बताया विवेकानंद जी का कि अपने को बच्चों को ही ये सब सिखाना चाहिए, तो सही बात है, क्योंकि बचपन से ये आर्ट ऑफ गिविंग यदि होता है तो उनमें ये प्रवृत्ति बनी रहेगी, तो उनको देना सहज होगा, उनको समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये आर्ट ऑफ गिविंग बहुत जरूरी है कि बच्चों में प्रवृत्ति आए। और आपने इतनी अच्छी बातें बोली, इतने क्रमवार तरीके से बोला कि हम सबके मन पर इसका जरूर असर पड़ा होगा, ये मैं ऐसा मानती हूँ। देखिए, राम का नाम वही ले सकता है जो रोज लेता है जी। यदि कभी कभी लेंगे तो वो मरा मरा निकलेगा। इसलिए अच्छा है कि हम लोग छोटी छोटी बातें बच्चों को रोज, अच्छे महापुरुषों की कथाएं हैं, अच्छे जो है संस्कार के जो भी माध्यम हो सकते हैं जरूर कराना चाहिए। इससे बच्चों का तो भला होगा ही, परिवार का भी भला होगा। डॉक्टर साहब, इस विषय में आपको बता दूं कि इस बार हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा जी बथवाल हैं, वो माननीय अध्यक्षा ने एक आध्यात्म चिंतन नामक एक ग्रुप भी बनाया है और अपने सत्र का भी नाम अध्यात्म से जोड़ा है उन्होंने। और वो भी प्रयास करती है रोज कोई ना कोई मैसेज, ऐसे संदेशवाहक मैसेजेस देने की, कि सच में पढ़ करके यही लगता है, बच्चों को भी सुनाने का मन करता है और हम लोग भी सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी कुछ चीजें नहीं सीखे हुए हैं, वो या फिर सुप्त अवस्था में है, वो सब हमको रिमाइंड हो रही हैं। तो संस्कार... एक बड़ी बात क्या है कि हम जितने भी लोग हैं, हम लोग इस IT यानी कि IT युग के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लास्ट उम्र के लोग हैं जी। आज की जो नई पीढ़ी आई है वो हमसे 100 टाइम्स तेज है, फास्ट है। उनके मन के मुताबिक हम लोगों को डिजाइन करनी पड़ेगी अपने कार्यक्रम को। वो हम लोग भगवान को मानते हैं, वो सीधा गूगल से प्रश्न करता है। अब गूगल से प्रश्न करता है और उसका जवाब भी मिल जाता है, वो भगवान को क्यों माने? ये अंतर जो है अपनी पीढ़ी का और उस पीढ़ी में आया है। इसको ध्यान में रखते हुए उनके बीच में क्या किया जाए, ये सोच का विषय है, क्योंकि कुछ चीजें शाश्वत हैं। करुणा, पीड़ा, परोपकार, चाहे गूगल आ जाए चाहे कुछ आ जाए, ये चीजें शाश्वत है और इसको बच्चों के बीच कैसे डाला जाए इसकी चिंता करने की जरूरत है। भैया जी, मैं कहना चाहूंगी, बिना अध्यात्म के बच्चों में कितना डिप्रेशन की समस्या बढ़ रही है, क्योंकि वो सेट ही नहीं हो पाते अपनी लाइफ से। फास्ट जरूर चलते हैं, सुपर फास्ट जरूर होते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं। तो इसलिए अध्यात्म तो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं, एकदम सही है।
पर उनको कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए, ये इम्पोर्टेंट है। उसके लिए पेरेंटिंग सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। हाँ नहीं, ठीक बात है। पेरेंटिंग जिम्मेदार है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत बस यही अंतिम पंक्ति की खुशियां बटोरते बटोरते एक उम्र बीत गई, पता चला कि खुश वे ही हुए जो देने वाले थे। तो ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आपको फिर हम अगले वेबिनार में सुनना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सुशीला जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। जी चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद संध्या जी, बहुत अच्छी तरह से आपने ब्रीफ लिया आज के कार्यक्रम का और सबको एक बार रिमाइंड करवाया। अभी हमारे साथ 2-3 बहनों ने हैंड राइज किया है। अरुणा जी झमर हैं और हम उनको ले लेते हैं, वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। और कृपया आपका कोई क्वेश्चन है तो भाई साहब से जरूर करें। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, संध्या जी हमारी इतनी बहनें जुड़ी हैं, हम फाउंडेशन के तहत जो अंगदान के लिए वो कार्यकर्ता तैयार करते हैं, उसके लिए एक बैच 20 महिलाओं का होता है। मैं बहनों से ये चाहूंगी कि अपना मन बना लें, 2 दिन का हमें समय देना है, कुछ घंटों का, और सिर्फ 500 रुपया इसके लिए एक डोनेशन है। कृपया अपने आप को अनम्यूट करें, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। तो वो बहनें कौन 20 होंगी, आप ये समझिए कि आप दूसरों को बता पाएंगे अंगदान कैसे कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है। हम उसके तहत बहुत सारी चीजें जान पाएंगे। हमारे बीच में बहुत सी बहनें उपस्थित हैं, जो हमारा पहले बैच हुआ था 1-20, उसमें से एक हमारी संध्या जी हैं, गायत्री लाट जी हैं, अनीता जी हैं, कुछ लोगों को मैं जानती हूँ। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां उसके विषय में हमें मिलती हैं। तो वो 20 बहनें अपना नाम अवश्य मेरे पास, मेरे पर्सनल फोन नंबर पर डाल दें। जल्द ही हम जून महीने में उनके साथ ये कार्यक्रम लेना चाहेंगे। इन सब बातों की जानकारी हमें भरपूर हो जाए और बाकी लोगों को बताने के लिए हम तैयार हो जाएं। अरुणा जी का हैंड राइज हो गया है, शायद लगता है अरुणा जी को कुछ नहीं पूछना है। सुषमा जी का हैंड अभी राइज है। सुषमा अग्रवाल जी, यदि आप कुछ पूछना चाहती हैं तो बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कर लें। मेरा क्वेश्चन यही था कि जब फॉर्म अपन भरवाते हैं, संकल्प फॉर्म भरवाते हैं, तो उसमें फैमिली मेंबर्स के भी सिग्नेचर और सहमति रहती है। तो जो वहाँ के जो डिसीजन मेकर है वही लोग तो उसमें सिग्नेचर करते हैं ना, गवाह के रूप में। तो बाद में कानूनी एस्पेक्ट, मतलब कानून की दृष्टि से अपन उनको कंपेल नहीं कर सकते थे। कानूनी प्रक्रिया क्या है इसमें? जैसे कोई बिल तैयार करती है, लोग बाग अपने घर में बिल तैयार करते हैं और बिल में भी 2 गवाह रहते हैं और सादे पेपर में लिखी हुई बिल भी मानी जाती है। यदि परिवार वाले मुकर गए कि हमको नहीं कराना है तो नहीं कराना है। लेकिन उसने तो भर के, जो जा चुका है उसने तो भर के दिया है ना, वो गवाह भी है, वो ठीक है। तो कानूनी वो एक लीगल प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो मतलब कानून इस मामले में शांत है, कानून इस मामले में साइलेंट है। मतलब नहीं, कल किसी एक परिवार के किसी सदस्य ने आपके ऊपर केस कर दिया कि ये विल ही गलत था, आप किसको जवाब देंगे? और आपका काम उस विल के मुताबिक नहीं है, आपका काम है जागरूकता पैदा करना, उस परिवार को मोटिवेट करना, ये अपना काम है। हाँ, ये तो खैर चलिए, लास्ट में तो यही बचता है। लास्ट में तो यही बचता है अंत में। अच्छा, बहुत जगह जवाब मिलता है कि आप जो है आंख निकाल के ले जाएंगे हमारे। नहीं, वो तो लोगों को समझता नहीं है, वो ऊपर से कॉर्निया बस निकालना पड़ता है उसको। नहीं, मेरे पास तो संकल्प पत्र में भरा हुआ था देहदान का लगातार, परंतु उसके घर में बेटे में और बहन के अंदर झगड़ा हो गया कि नहीं, हम नहीं करने देंगे। बॉडी डोनेशन की बात थी, हम लोग गए थे बॉडी लेने के लिए, खबर भी आ गई थी, उसके बावजूद उन्होंने आपस में झगड़ा किया। अंत में हम लोग वापस चले आए। खाली नेत्रदान उन्होंने कराया, बाकी बॉडी डोनेशन नहीं कराया। नहीं, मैं सर, आप लोग इतना काम कर रहे हैं तो मैं जानना यही चाहती हूँ कि कानून इस मामले में क्या कहता है? कानून इस बारे में कुछ नहीं कहता। हम लोग लीगल पचड़े में नहीं जा सकते।
ठीक है सर। ये और दूसरा सर, अभी जैसे आपने बताया बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं ये वो, तो थोड़ा सा एक चीज बताया आपने, सरकार पे दबाव किस तरह से बनाया जाए, तो इस मामले में अपन यानी इस तरह से कुछ काम करने के लिए कैसा क्या सरकार पे किस तरह से दबाव बना सकते हैं? देखिए, सरकार के ऊपर तो दबाव बनाया जाना चाहिए। अब हम लोगों ने यहाँ पर दबाव, बिहार के अंदर कभी भी आई डोनेशन का कोई व्यवस्था नहीं थी। पिछले 4 साल पहले हम लोगों ने 7 साल पहले शुरू किया। 4 साल के बाद एक जगह पर आई बैंक खुला। उसके बाद दबाव बनाने के बाद बिहार के अंदर 9 मेडिकल कॉलेजेस है सरकारी, उसमें फिर व्यवस्था सरकार से फंड का प्रोविजन कराया, जो इक्विपमेंट चाहिए थे वो कराया, ये सब जगह आ भी गई है, बिल्डिंग भी बन गया इसके लिए। परंतु फिजिकल रूप से जो फंक्शनल होना चाहिए, क्योंकि फंक्शनल होने के लिए वहां पर एक काउंसिलर की जरूरत, कि रात के 12 बजे किसी का खबर आए तो तुरंत उसको फॉलो कर सके, उसके लिए कर्मचारी की बहाली, उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, ये सब चीजें जो है सरकार को करनी पड़ेगी एक सिस्टम के बतौर। जैसे अस्पताल चलाते हैं वैसे आई बैंक चलाने के लिए भी वो अभी तक नहीं कर पाई है, मात्र 2-3 जगह कर पाए लोग। इसके अलावा अभी प्रोसेस में है, बार बार प्रेशर के बाद होता है कि और 2 महीना हमको समय दीजिए, हम इसको करेंगे। तो ये चलता है, सरकार से काम कराने में टाइम तो लगना है, पेशेंस रखकर लगातार हैमरिंग ये जरूरी है जी। लेकिन भाई साहब, इसमें हम जैसे सामाजिक संस्थाओं को बहुत दिक्कत आती है, जहां आई कलेक्शन सेंटर नहीं, हम जागरूकता पैदा कर देते हैं और लोग हमसे नेत्रदान फॉर्म भी भरवाते हैं। वो टाइम पे हमें कहते हैं कि जब आपके पास ये व्यवस्था नहीं थी तो नेत्रदान का फॉर्म क्यों भरवाया? अब हमें नेत्रदान करवाने हैं, आप करवाइए। नहीं, ये क्वेश्चन आपका एकदम, हर जगह ये प्रश्न आना ही आना है। परंतु आज हमने फॉर्म भरा और डेथ आज होगी, इट्स नॉट पॉसिबल, और ये गलत है, सोच गलत है। हमने आज भराया, कब होगी कहाँ होगी इसका भी पता नहीं है। वैसी स्थिति में आज व्यवस्था नहीं है, कल व्यवस्था होगी। सरकार के भी हमारे यहाँ भाई साहब उड़ीसा में बहुत कम जगह थे। जब हमने शुरुआत की 98 में, ये 2008 में, तब बहुत सी जगह उड़ीसा में नहीं था। तो हमने जब ये हमारी पुष्पा जी हैं वो जाके वहाँ पे 1-2 सदस्यों के साथ में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिली, तो हमें ये जवाब दिया गया कि आपको यदि जहाँ पे चाहिए आई कलेक्शन सेंटर, वहां से आप 2000 फॉर्म हमें पब्लिक से भरवा के लाके दीजिए। हम समझे तो पहले कि इतने लोग तैयार हैं, तब तो हम वहाँ पे आई कलेक्शन सेंटर खोलें, नहीं तो क्यों खोलेगी गवर्नमेंट का एक सेंटर खोलने के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं जी, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस सरकार के द्वारा खोले जाने वाले हैं या प्राइवेट भी, उनको आई बैंक खोलना मस्ट है। अब जो भी नए खुल रहे हैं, जो पुराने हैं उसमें व्यवस्था खड़ी करनी है, और नए में प्रोविजन ऑलरेडी हो चुका है। अब टाइम जो लगे, क्योंकि ये व्यवस्था थी ही नहीं, अब धीरे धीरे शुरू हो रही। लेकिन भाई साहब बहुत कम है ना, पूरी उड़ीसा का एरिया देखिए, हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं। आप ये बताइए कि यदि इतनी दूरी पे तो 6 घंटे में पहुंचा भी नहीं जा सकता मेडिकल कॉलेज में, तो आई कलेक्शन सेंटर खोल के उन तक पहुंचाना, ये एक सिस्टम के तहत होना बहुत आसान है। लेकिन हर जगह आई बैंक नहीं हो सकता, आई कलेक्शन सेंटर हो सकता है हर डिस्ट्रिक्ट। हमें आई कलेक्शन सेंटर भी होने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो कलेक्शन होकर और फिर जहाँ सेंटर है वहां चला जाए, काम खत्म है, उसका उपयोग हो सकेगा। उड़ीसा में तो दृष्टिदान नामक संस्था है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले उन्होंने 10,000 आई कलेक्शन का अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। 12,000 हो गए हैं सुशीला जी। अभी मैं वहाँ की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, मैं वहाँ की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। 12,000 का मार्क हम लोग ने क्रॉस कर दिया है। हम लोगों के ये हुआ है कि MOUs हम लोग जाकर के साइन करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से, और जहां पर भी वो हो सकता है हम लोग 7 जगह खोल चुके हैं सुशीला जी। उड़ीसा में कह रही हूँ ना कि उड़ीसा ऐसे कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी यदि हर जगह आती हैं,
राष्ट्र भर में ये बता दूं कि मैक्सिमम आई कलेक्शंस उड़ीसा से इसलिए जाते हैं कि दृष्टिदान का इतना हम लोगों को सहूलियत है कि वो लोग एकदम इतना अच्छा फंक्शन कर रहे हैं। ऑल द टाइम दे आर फंक्शनिंग 24/7। कभी वहां से इनकार नहीं होता है कि हमारे को कोई का आई डोनेशन करवाना है और नहीं हो पा रहा है। जरूर 100-200 किलोमीटर तक भी उनके जाकर के और रिट्राइव करके लेके आ रहे हैं। तो ये सुविधा, और लेकिन वो प्राइवेट है, वो सरकारी तौर पे नहीं चल रही है। अभी इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर जो दिल्ली में मिलने की बात है, इन सब विषय पर बातचीत वहाँ होने वाली है। जी झारखंड में भी भाई साहब रोशनी नाम की संस्था है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा फंक्शन नहीं करी। जैसे संध्या जी ने बताया कि दृष्टिदान उड़ीसा में बहुत कर रही है। तो जब आपका विचार विमर्श इन सब विषयों पे हो, तो जो प्राइवेट संस्थाएं चल रही हैं इस टाइप की, उनको भी बहुत ज्यादा रोशनी दिखाने की आवश्यकता है कि भाई आपने संस्था तो खोल ली, लेकिन उस पर कार्यरत आप कितने हैं, आपने पिछले सत्र में कितने आई कलेक्शन सेंटर कितने साल में खोले। झारखंड से हमारी जया जी ने खुद रोशनी संस्था से कितनी बार बातें की हैं, लेकिन नहीं हो पाया है नेत्रदान। तो ये चीजें जो है ना, इन सब विषयों का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा हमारी तरफ से कि जहां जहां ऐसी प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको भी थोड़ा सा ये कहा जाए कि भैया यदि संस्था है तो उसको फिर कार्यरत कीजिए। संस्थाएं जो भी होंगी वो जागरूकता के लिए काम करेगी, खुद से रिट्रीविंग सेंटर नहीं खोल सकती। नहीं सरकारी भाई साहब रोशनी जो संस्था है वो खोल रही है, मतलब उसका गवर्नमेंट के साथ EMU साइन है, लिया होगा उसने। हाँ, जैसे दृष्टिदान का है वैसे ही रोशनी संस्था का झारखंड में है। तो जैसे आप लोग दधीची देहदान वाले हैं, आप लोग